ना बांग्लादेशी बचेंगे ना रोहिंग्या। राहुल ओवैसी और मोदी विरोधी गैंग की कोर्ट में कैसे धज्जियां उड़ गई, आज आपको बताने जा रहा हूं। बिहार में वोटर सर्वे पर कोर्ट में आज वो हुआ कि बंगाल में ममता और यूपी में अखिलेश घबरा गए होंगे। वो कंप्लीट चैप्टर जो बताएगा कि राहुल प्लस इंडी का कौन सा झूठ सुप्रीम कोर्ट में पकड़ा गया, और कागज नहीं दिखाएंगे गैंग को बड़ा झटका। अब पूरे देश में ऑपरेशन क्लीन शुरू होने वाला है क्या, सबसे पहले इसकी बात करने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बना रहे मोदी विरोधी गैंग की आज कोर्ट में धज्जियां उड़ गई बॉस। क्या राहुल गांधी, क्या तेजस्वी यादव, क्या ओवैसी, सब लगे हुए थे कि चुनाव आयोग तो नरेंद्र मोदी के इशारे पे काम कर रहा है। मोदी चुनाव के रिजल्ट चुरा ले रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं। बिहार में इसी वजह से वोटर लिस्ट रिवीजन हो रहा है, ऐसी ऐसी बातें कही जा रही। वोटर लिस्ट रिवीजन को रुकवाने के लिए इंडी गठबंधन और मोदी विरोधी गैंग ने भाई साहब पूरा हाथ पैर मार दिया, बिहार बंद कर दिया, माहौल बनाया, प्रेशर पॉलिटिक्स में कोर्ट चले गए। लेकिन हुआ क्या कोर्ट जाकर? इंडी गठबंधन और मोदी विरोधी गैंग बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के अभियान को रोक नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट ने इंडी गठबंधन को झटका दे दिया। कोर्ट ने चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन के अभियान को रोका नहीं। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, हम उसके काम को नहीं रोक सकते। मामले की अगली सुनवाई अब 28 जुलाई को होगी। उससे पहले 21 जुलाई को चुनाव आयोग को अपना जवाब दाखिल करना है, फिर याचिकाकर्ताओं को जवाब दाखिल करने का मौका मिलेगा। यानी पहला बड़ा झटका तो इनको यह लग गया कि इलेक्शन कमीशन जो काम बिहार में कर रहा है उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोकने से ही मना कर दिया कि नहीं, यह काम तो चलता रहे। लेकिन यह तो सिर्फ एक झटका आपको बता रहा हूं, बड़े बड़े झटके लगे हैं, धज्जियां उड़ी हैं इनके झूठ की आज कोर्ट के अंदर। जब तक सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई होगी तब तक चुनाव आयोग वोटर वेरिफिकेशन का काम निपटाकर ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल तैयार भी कर चुका होगा। चुनाव आयोग अपना काम जैसे कर रहा है वो वैसे करता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में इंडी गठबंधन को झटका तो लगा, लेकिन हमेशा की तरह इंडी गठबंधन इसे अपनी जीत बता रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इंडी गठबंधन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है? कोर्ट में आज आधार कार्ड को लेकर क्या गर्मा गर्म बहस हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या बड़ी बड़ी बातें कही अपने फैसले में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कैसे नई सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। क्यों ममता बनर्जी बंगाल में घबराई होंगी, क्यों अखिलेश यूपी में घबरा रहे होंगे। क्या पूरे देश में ये जो फर्जी वोटर हैं, रोहिंग्या बांग्लादेशी टाइप के, इन सब का ऑपरेशन क्लीन शुरू हो रहा है क्या? ये सब आज आपको बताऊंगा। बिहार की पब्लिक क्या कह रही है दिखाऊंगा, लेकिन आज जो हुआ उसकी एक झलक देखिए। बंगाल में बहुत फर्जी वोटर भी है और घुसपैठिया भी वोटर लिस्ट में नाम है। बिहार में जो हो रहा है बंगाल में भी होना चाहिए। बांग्लादेशी हो या पाकिस्तानी, बिहार या देश के अंदर की राजनीति को प्रभावित न करे। भाजपा जो प्लान किया था वोटर लिस्ट में स्ट्रेटेजिक मैनिपुलेशन का, बंगाल इसको सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। ना सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को वोटर वेरिफिकेशन से रोका, ना सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन के तरीके को बदला, लेकिन फिर भी इंडी गठबंधन यह माहौल बना रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में तो उसकी जीत हो गई, चुनाव आयोग की हार हो गई। यह अलग ही लेवल का इनका काम चलता है। कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल इसे लोकतंत्र के लिए राहत की बात बताने लगे। आरजेडी की तरफ से मनोज झा ने कहा कि यह फैसला अंधेरी गुफा में रोशनी की तरह है। जरा सुनिए मनोज झा को, फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे इनकी बत्ती गुल हो गई है जिनको रोशनी दिख रही है अंधेरी गुफा में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को स्पष्ट शब्दों में कहा, प्राइमा फेसाई वी बिलीव दैट यू मस्ट लुक एट द इंक्लूजन ऑफ आधार, EPIC एंड राशन कार्ड इन द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू सॉलिसिट। तो मैं समझता हूं कि ये एक सच कहूं तो जो अंधी गुफा थी उसमें रोशनी का थोड़ा सुराग। चुनाव आयोग के खिलाफ इंडी गठबंधन की जो 9 पार्टियां याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट गई, पहले जरा उनके बारे में सुनिए कि कौन कौन था उसमें। कांग्रेस गई, बिहार में इनका डब्बा गोल है, लेकिन ये दौड़े दौड़े बिहार में चले गए, सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए कि देखिए सर बिहार में क्या हो रहा है। आरजेडी चलिए बिहार में, CPI CPM ML ये भी कुछ बिहार में कमाल नहीं कर पाते। JMM झारखंड की पार्टी मूल तौर पर, और TMC भी चली गई भाई। TMC बंगाल की पार्टी बिहार के लिए लड़ाई लड़ रही। NCP सुप्रिया सुले, शरद पवार वाली पार्टी। DMK बताइए, DMK चली गई है बिहार के लिए बात करने।
शिवसेना, उद्धव गुट और समाजवादी पार्टी, इन सारी पार्टियों के नेता सुप्रीम कोर्ट चले गए, जिनमें से कईयों का तो बिहार के पॉलिटिक्स से कोई लेना देना भी नहीं है। वो भी उठ के चले गए कि ना हम भी आएंगे साथ में, चलो ना हम सब लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि इन सब को दिख रहा है ये जो ऑपरेशन क्लीन चल रहा है ये अब रुकेगा नहीं बॉस। ये देश भर में ये जो फर्जी वोटर का मामला चल रहा है ना, ये अब नहीं रुक चल पाएगा। बिहार में वोटर लिस्ट पर मचे बवाल पर सुनवाई के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना, कोर्ट ने कहा कि 3 सवाल हैं जो उन्हें अहम लगते हैं। पहला सवाल, क्या चुनाव आयोग के पास ऐसी स्पेशल मुहिम चलाने का अधिकार है या नहीं। दूसरा सवाल, इस पूरी प्रक्रिया को करने के तरीके को लेकर है। और तीसरा सवाल इसकी टाइमिंग को लेकर है। इन तीनों सवालों में जो पहला सवाल है उस पर तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चुनाव आयोग के पास ऐसी मुहिम चलाने का पूरा संवैधानिक अधिकार है। सिर्फ अधिकार नहीं, संवैधानिक अधिकार। पहले सवाल पर चुनाव आयोग ने दलील दी, अपनी बात रखी और चुनाव आयोग ने कहा कि अगर चुनाव आयोग के पास वोटर लिस्ट को रिवाइज करने का अधिकार नहीं है तो फिर किसके पास है भाई। अगर चुनाव आयोग के पास अधिकार नहीं है तो फिर किसी और संस्था को तलाशना होगा। भाई चुनाव कराएगा चुनाव आयोग, अब वोटर लिस्ट रिवाइज करेगा क्या कोई दूसरी एजेंसी आके करेगी क्या होनोलुलु से। चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर एक विवाद उसकी टाइमिंग को लेकर खड़ा किया गया। यह कहा जा रहा है कि चुनाव में इतना कम वक्त बचा है तब चुनाव आयोग ये अभियान क्यों छेड़ रहा है, ये तो पहले करना चाहिए था। यह मुद्दा भी आज सुनवाई के दौरान आया और इस पर बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बस समय को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जनसंख्या की गणना 1 साल का समय लेती है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि लेकिन ये तो पूरे देश के लिए होता है ना बॉस। कोर्ट ने कहा कि लेकिन इतनी जल्दी क्यों है, 30 दिन में ये होगा, 30 दिन में वो होगा। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि कुल 90 दिन है, 30 दिन नहीं है, लेकिन इसके बाद भी दरवाजा बंद नहीं किया जाएगा, छूटे हुए लोगों को लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इस बारे में संदेह है कि आप समय सीमा के भीतर सब कुछ पूरा कर पाएंगे या नहीं, आप प्रैक्टिकली सोचिए। चुनाव आयोग ने कहा कि आप अगस्त के पहले हफ्ता में सुनवाई रख लीजिए, तब तक सारी बात क्लियर हो जाएगी कि हम करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि 60% लोगों ने अब तक फॉर्म भर के दे भी दिया है और अभी तो 15-16 दिन हुआ, अभी बाकी का टाइम बचा हुआ है। अब तक आधे फॉर्म को अपलोड भी कर दिया गया है, करीब 5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भर दिया। आयोग ने कहा कि आजाद भारत में इतिहास में पहली बार हो रहा है कि चुनाव आयोग ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें हर डॉक्यूमेंट अपलोडेड मिलेगा, जिससे पूरे देश को जानकारी रहेगी और ऐसा सिस्टम बनाने से हर बार इस तरह के अभियान को चलाना भी नहीं पड़ेगा। यानी समय की भी कोई दिक्कत नहीं है। यह बात भी चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में रखी। भाई चुनाव आयोग कह रहा है हमको ना कराना है, भाई हम करा रहे हैं, हम लोग लगा रहे हैं, हम सिस्टम लगा रहे हैं, आधा काम ऑलरेडी कर चुके 60% से ज्यादा। और सुप्रीम कोर्ट को कहा कि भाई जज साहब आप देख ना लीजिए, अगस्त में देखिए, नहीं करके दिखाएंगे तो बोलिएगा। चुनाव आयोग ने भी बता दिया कि वो ऐसा एक बार में सिस्टम बनाना चाह रहा है जिससे आगे कभी दिक्कत ही ना हो। भाई सब ऑनलाइन रहेगा, चेक कीजिए, देख लीजिए कि ये ठीक आदमी है कि नहीं जो वोटर लिस्ट में है कि नहीं। यानी बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात मानी कि चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन का अधिकार है। दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग ये बात बार बार कह रहा है कि वो बिहार में वोटर लिस्ट का रिवीजन तय समय पर कर लेगा, टाइम को लेकर दिक्कत नहीं। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा था वो ये था दस्तावेजों का। उसमें भी चुनाव आयोग ने मजबूती से अपना पक्ष रखा और यह कहा कि 2003 में सिर्फ 3 दस्तावेज स्वीकार किए जा रहे थे, अब तो 11 कर रहे हैं बॉस। तो 2003 में जब लास्ट रिवीजन हुआ था, इंटेंसिव रिवीजन, तो 3 डॉक्यूमेंट में लोग साबित कर पा रहे थे कि वो भारत के नागरिक हैं और उनको चुनाव आयोग को वोट देने का अधिकार देना चाहिए, उनका अधिकार है। 3 डॉक्यूमेंट में हो जा रहा था, अब 11 डॉक्यूमेंट में नहीं कर पाएंगे। विपक्ष हालांकि माहौल बना रहा है कि लोग डॉक्यूमेंट कहां से लाएं, लोगों को तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन पूरा सच क्या है आज हम आपको बताएंगे। नव भारत की टीम ने पटना में वोटर वेरिफिकेशन ड्राइव का जायजा लिया तो वहां वेरिफिकेशन करवाने वाले और वेरिफिकेशन करने वाले सभी लोगों ने एक ही बात कही कि कोई दिक्कत ही नहीं है, सब एकदम बढ़िया स्मूथ चल रहा है। भाई सुनिए, पब्लिक खुद कह रही है कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। मांगा जा रहा है, वो हो ही नहीं, कोई नहीं, एक है ही, एक ना एक कोई है ही, एक ना एक मिल ही जा रहा है। हाँ। कोई दिक्कत तो उसमें नहीं आ रही है। कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है कि कोई नाम काटने के लिए साजिश हो रहा है कि लोगों का नाम काट दिया जाएगा, ऐसा लगता है? ऐसा तो हमको नहीं पता लगता है, अब क्या है आगे हमको इतना प्रोसेस न मालूम है। बस हमने जो फॉर्म मिला है भर दिया, हो गया बात। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या रहेगा?
ठीक चल रहा है सर, अच्छा कहा चल जा रहा रहा है कि पूरा नहीं होगा। आप लोग का जो क्षेत्र में जितना है। तो अभी जोरों पर है, काम हो रहा है अच्छे से। जी ये लगता है कि समय से ये पूरा कर लिया जी जाए। हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। सारे लोग टीम लगी हुई है, हो जाएगा, बिल्कुल होगा। मतलब काम लग रहा है कि पूरा हो जाएगा समय काम पे। तो हम लोग का पूरा हो जाएगा। ये जो कहा जा रहा है कि नहीं कर पाएंगे, लोग सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा लगता है आप लोगों को? ग्राउंड पे आप लोग काम कर रहे हैं। हम लोग को तो नहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे। क्या डॉक्यूमेंट जो मांगा जा रहा है वो है आपके पास? हाँ है ना? है, जमा कोई भी कर- दिक्कत आ रही है क्या? नहीं, कोई दिक्कत ये नहीं आ रही है, ऐसा कोई बात नहीं है। सब कुछ एकदम फ्लेक्सिबल है, सब कुछ अच्छे से हो गया, डॉक्यूमेंट भी था, जमा भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत आपको लगता है हो रहा है कि कराने में वेरिफिकेशन? नहीं कोई दिक्कत नहीं। आप भी आए हैं कराने? हाँ अच्छा, आप डॉक्यूमेंट दे दिए? हाँ जमा कर रहे हैं। कर दिए। कोई दिक्कत कोई नहीं, तरह का? कोई प्रॉब्लम नहीं। जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है वो है अवेलेबल? हाँ सब वेरीफाई है मेरे पास। अब आप देख रहे हैं, जिसको वोट डालना है उसको वेरिफिकेशन से दिक्कत नहीं है, जो वो वेरिफिकेशन कर रहा है वो कह रहा हम कर देंगे। खाली सारी दिक्कत जो है ना वो पॉलिटिकल पार्टीज को हो रही है। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर एक विवाद यह भी है कि चुनाव आयोग वेरिफिकेशन के दौरान जो 11 दस्तावेज मांग रहा है उसमें वो आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी को नहीं जोड़ रहा। इसी को लेकर बहुत विवाद भी हो रहा है। आज सुनवाई के दौरान भी यह बात सामने आई और सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस हुई। चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखा। आयोग की तरफ से कहा गया कि मतदान का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र है ही नहीं, यह तो केवल एक पहचान पत्र है कि भाई आप कह रहे हैं कि यह सुशांत सिन्हा का आधार कार्ड है, तो सुशांत सिन्हा का आधार कार्ड सिर्फ यही बताता है कि ये जो आदमी आधार कार्ड लेके खड़ा है यही सुशांत सिन्हा है, क्योंकि सुशांत सिन्हा के जो 10 फिंगर हैं, 10 उंगलियां हैं, उसके फिंगरप्रिंट्स आधार के डेटा में मौजूद हैं, जो आंखों का डिटेल है वो मौजूद है। यू आर यू, आप वही हैं जो आधार कार्ड में दिख रहे हैं, इसका बस पहचान पत्र है आधार कार्ड, वो नागरिकता का नहीं है। भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के पास आधार कार्ड हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि जिसके पास आधार कार्ड हो वो भारत का नागरिक ही हो। आधार कानून के तहत एक पहचान पत्र है, इसमें कोई विवाद नहीं है। इसका मतलब है कि मैं हूं, आप हैं। यह दस्तावेज ऑथेंटिकेशन के लिए यह दर्शाता है कि यह मेरा घर है, मैं यहीं रहता हूं। हर दस्तावेज का एक उद्देश्य होता है। जब चुनाव आयोग ने आधार को लेकर अपनी दलीलें रख दी और बाकी दलीलें भी कोर्ट ने सुन ली, उसके बाद कोर्ट ने अपने ऑर्डर में डॉक्यूमेंट्स को लेकर कहा कि हमारे मुताबिक न्याय के पक्ष में चुनाव आयोग आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को भी दस्तावेजों में शामिल करने पर विचार कर सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया कि नहीं आपको इसको रखना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको रखने पर विचार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इन 3 दस्तावेजों को शामिल करना है या नहीं करना है यह चुनाव आयोग को तय करना है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि अगर आयोग इन दस्तावेजों को शामिल नहीं करता है तो अगली सुनवाई में हमको बताए कि क्यों नहीं करना चाह रहा है, इसको लेकर क्या दिक्कत है। हालांकि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो इसे चुनाव आयोग के विवेक पर छोड़ दें, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सब अपनी बहस को 28 जुलाई के लिए बचा के रखिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात क्लियर कर दी कि ये जो कुछ भी चुनाव आयोग कर रहा है वो संवैधानिक तरीके से कर रहा है, संविधान में उसको यह अधिकार मिला है कि वो करें। तो जो लोग कल बिहार बंद कर रहे थे, राहुल गांधी लाल संविधान की एक कॉपी लहरा रहे थे कि जैसे संविधान की हत्या हो गई, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई चुनाव आयोग सब संविधान के तहत कर रहा है, तो वो तो झूठ पकड़ा गया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि भाई इनको अधिकार मिला है, ये जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, कहीं नहीं लिखा है कानून में कि नहीं ऐसे ही करना होगा। तो तरीका गलत है, यह भी मामला पकड़ा गया, झूठ बोल रहे थे ये लोग। अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जो सुझाव दिया है उसी को लेकर इंडी गठबंधन जश्न मना रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो आधार कार्ड को दस्तावेज के रूप में मानने के लिए कह दिया कि चुनाव आयोग के लिए झटका। मानने कहां कह दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस पर विचार कीजिए कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, और नहीं मानिएगा तो बता दीजिए कि काहे नहीं मानिएगा। बस टीएमसी के नेता कुणाल घोष को सुनिए कैसे ये लोग जो है वो जबरदस्ती का अपना जीत का जश्न मना रहे हैं। भाजपा जो प्लान किया था वोटर लिस्ट में स्ट्रेटेजिक मैनिपुलेशन का, मिसयूजिंग द इलेक्शन कमीशन, वो अभी तो बिहार, लेकिन उसका टारगेट तो बंगाल है, लेकिन बंगाल इसको सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। तो आज जो है हम लोग पूरा, हमारा लॉयर्स है वो देख रहे हैं, हमारा टॉप लीडरशिप देख रहे हैं, तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन कोर्ट में है। इसी आधार पर बीजेपी भी माहौल बना रही है कि जैसा अभियान बिहार में हो रहा है वैसा बंगाल में भी हो। सुनिए शुभेंदु अधिकारी अब क्या कह रहे हैं।
बंगाल में बहुत फर्जी वोटर भी है और घुसपैठिया भी वोटर लिस्ट में नाम है, उसको क्लींच कर देना चाहिए। और जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, खास करके कुछ बिहार, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना से लेकर बहुत एरिया में, उसमें ये होना चाहिए। बिहार में जो हो रहा है बंगाल में भी होना चाहिए। भाई बिहार में जो हो रहा है वो बंगाल में भी होना चाहिए, नहीं वो होगा, ये मान के चलिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया कि भाई ये कोई गैर संवैधानिक काम हो नहीं रहा। एक ही चीज पे सवाल उठा बस कि टाइमिंग, कि क्या इतने कम समय में हो पाएगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में कोई इस पूरी प्रक्रिया में कुछ गलत नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब बंगाल में होगा। बंगाल में तो अभी अगले साल चुनाव होना है। अब बंगाल में होगा तो भैया होगा बवेला, क्योंकि वहां तो ये तो आरोप लग ही रहा है कि भाई बांग्लादेशी, रोहिंग्या ये सब घुस गए हैं, बहुत फर्जी वोटर आईडी बन गया, ये सब आरोप तो अब सुना है बीजेपी ने कई बार लगाया। बीजेपी ये आरोप लगाती आई है कि इंडी गठबंधन ने घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बनाया हुआ है और इसलिए ये लोग वोटर लिस्ट की गहनता से जांच से डर रहे हैं। इसलिए बिहार से लेकर बंगाल तक बवाल हो रहा है। बिहार के बाद अगले साल बंगाल में ही चुनाव है और वहां पर भी ऐसा ही ऑपरेशन क्लीन शुरू होगा, ये मान के चलिए। इसी से इंडी गठबंधन में तनाव है। ये लोग जो दलीलें दे रहे हैं उसे आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान नागरिकता की बात उठी। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग नागरिकता को तय करने वाला होता कौन है, उसके पास यह ताकत नहीं है। कपिल सिब्बल ने कहा कि नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी मुझ पे नहीं है, मुझे मतदाता सूची से हटाने से पहले चुनाव आयोग को यह दिखाना होगा कि उसके पास कोई ऐसा दस्तावेज है जो साबित करता हो कि मैं नागरिक नहीं हूं। मतलब मुझे नहीं साबित करना कि मैं नागरिक हूं या नहीं हूं, चुनाव आयोग बताए कि तुम नागरिक हो नहीं हो, यह देखो डॉक्यूमेंट। कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर मैं 1950 के बाद पैदा हुआ हूं तो मैं भारत का नागरिक हूं और अगर किसी को इस पर आपत्ति है तो वो दस्तावेज पेश करे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या चुनाव आयोग का यह काम नहीं है कि वो सुनिश्चित करे कि अयोग्य व्यक्ति वोट न डाल सके? इसके लिए नागरिकता की जानकारी लेनी जरूरी होगी कि नहीं होगी? भाई ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग कैसे बता देगा कि भाई कौन वोटर है, कौन नागरिक है कि नहीं है? तो बिना नागरिकता जाने वो किसी को भी कह देगा कि आओ आओ, तुम भी आओ, छगन है, भुज्जन तुम भी आओ, सब अपना वोटर आईडी बनवाओ, जाओ। जब नागरिकता चेक ही नहीं कर सकता इनके हिसाब से, तो चुनाव आयोग पे फ्री में बांटे। फिर वोटर आईडी का मतलब क्या है जब नागरिकता ही नहीं चेक करनी है? तो जिसका मन आप बुलाइए, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, होनोलुलु से भी बुला लीजिए, सबको बांट दीजिए। क्या ही इन लोगों का हिसाब है बॉस? कितनी खतरनाक दलीलें हैं ये कि लोग कह रहे हैं कि नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। हम आ गए, हम पैदा हो गए भारत में, हम तो हो गए नागरिक, अब तुम बताओ कि नागरिक नहीं हो। गजब हिसाब है। यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की बातें कही जा रही है। जो कांग्रेस आज चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है ना, आप देखिए उसके राज्य में ऐसा कानून बना दिया गया था कि घुसपैठियों की मौज हो जाए। दरअसल देश में पहले से ही फॉरेनर्स एक्ट 1964 था, जिसमें अवैध रूप से रह रहे व्यक्ति को खुद यह साबित करना होता था कि वो भारत का ही नागरिक है। लेकिन इंदिरा गांधी अवैध प्रवासी अधिकरण द्वारा निर्धारण अधिनियम 1983 नाम से एक एक्ट लेकर आई, जो कि सिर्फ असम के लिए था। उस वक्त असम में अवैध रूप से रह रहे लोगों को निकालने के लिए आंदोलन चल रहा था। इस बीच 1983 का एक एक्ट लाया गया। इस कानून में असम के अंदर नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी शिकायतकर्ता और पुलिस पर डाल दी गई कि आप बताइए कि यह नागरिक नहीं है। यह प्रावधान भी कर दिया गया कि शिकायतकर्ता भी वही होगा जो आरोपी के 3 किलोमीटर के दायरे में रहता हो। इस तरह के कानून की वजह से असम से घुसपैठियों को बाहर करना मुश्किल हो गया, क्योंकि भाई जिस आप जाएंगे पूछेंगे तुम भारत के नागरिक हो, सबूत दिखाओ, वो कहेगा कि हम नहीं दिखाएंगे, तुम दिखाओ कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2005 में 1983 के इस कानून को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि यह कानून अवैध प्रवासियों की पहचान और उन्हें देश से बाहर करने में सबसे बड़ी बाधा थी। आप सोचिए, असम के लिए इंदिरा गांधी ने ऐसा कानून पास करवा दिया था जहां नागरिकता साबित करने का भार उस व्यक्ति पर नहीं था जिस पर संदेह, बल्कि उस पर है जो यह कह रहा है कि यह भारत का नागरिक नहीं। जबकि जो भारत का नागरिक है उसके लिए कितना आसान है भाई, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट निकाल के दिखा दे, लो देखो मैं भारत का नागरिक हूं। यहां उल्टे गंगा बहा दी गई कि ना तुम साबित करो कि भारत का नागरिक, तो क्या करें, उसका पाकिस्तान से जाके, बांग्लादेश से जाके उसका डॉक्यूमेंट लेके आए कि ना देखिए तो बांग्लादेशी है, तो रोहिंग्या है। यही बात कपिल सिब्बल आज बताइए 2025 में खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं। इस तरह के कानून के बाद तो कोई भी घुसपैठिया आपके देश में शरण ले लेगा, फिर आप साबित करते रहिए कि वो नागरिक नहीं है। लेकिन ये हो रहा है। और अब आप देखिए कि किस तरह से जो है ये पूरा मामला चला है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि बिहार में जो हो रहा है वो होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता।
हाँ, 3 डॉक्यूमेंट लेगा चुनाव आयोग, नहीं लेगा, अब ये आगे साबित होना है। 28 जुलाई को सुनवाई होगी, तब तक तो मुझे लगता है कि वो पहली लिस्ट बन भी जाएगी। पब्लिक भी कह रही कोई दिक्कत नहीं है, जिनको हंगामा करना है वो करते रहें। ये अभी बिहार में हो रहा है, फिर आगे भी सब जगह होगा ही होगा, मान के चलिए। लेकिन हंगामे की बरसात से अलग पाठशाला में अब अगली क्लास, जिसमें आपको बताने जा रहा हूं कि दिल्ली में देर रात टीम मोदी की वो रिपोर्ट आ गई जो कह रही कि केजरीवाल तो गए, 3 घंटे की बारिश में सड़क को स्विमिंग पूल से चांद के क्रेटर तक बना देने वाले महानुभावों की क्लास लगाने का वक्त है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हारे 5 महीने हो चुके हैं और इन 5 महीनों में केजरीवाल इसी ताक में थे कि कब वो नरेंद्र मोदी से अपनी हार का बदला लें और नई सरकार को फेल बताएं, कब कुछ ऐसा हो कि केजरीवाल दिल्ली में अपनी वापसी कर सकें। इसलिए कल जैसे ही दिल्ली में बारिश हुई और सड़कों पर पानी भरा, केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं के अरमान जाग गए कि यही मौका है केजरीवाल की वापसी करवा दें, क्योंकि उनके जमाने में दिल्ली का बारिश में बुरा हाल हो जाता था और इस बार भी यही होगा, ये लोग सोचे बैठे थे। लेकिन केजरीवाल जो सोच रहे थे उसका उल्टा हो गया। केजरीवाल के सारे अरमानों पर पानी फिर गया, क्योंकि इस मॉनसून की जो पहली तगड़ी बारिश हुई उसमें दिल्ली का वो मिंटो ब्रिज नहीं डूबा जो मिंटो ब्रिज हर बारिश में डूब जाता था। खुद केजरीवाल के जमाने में एक भी मॉनसून ऐसा नहीं गया, एक भी मॉनसून जब मिंटो ब्रिज के नीचे पानी ना भरा हो। ये देखिए तस्वीर 2024 तक की है, लास्ट केजरीवाल जब तक थे। और एक तरफ देखिए कल रात की तस्वीर, 3-4 घंटे झमाझम बारिश हो गई। मिंटो ब्रिज भी सोच रहा है कि अरे यार, वो पानी मुझसे मिलने आता था, यहां स्विमिंग पूल बनता था, वो कहां गया। लेकिन बीजेपी की नई सरकार आई और उसने मॉनसून का जो पहला बड़ा टेस्ट था कि मिंटो ब्रिज को बिना डूबे रख के बताओ तो मानेंगे, भाई उन्होंने करके दिखा दिया मिंटो ब्रिज। हाँ, अभी और कई जगह काम होने हैं, ऐसा नहीं कि सब एकदम परफेक्ट हो गया, लेकिन उनको आए हुए टाइम ही कितना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज उन्होंने पार करके दिखा दिया कि हम 5 साल रहेंगे तो करके दिखा दें। केजरीवाल और उनके पूरी टीम की प्लानिंग ही चौपट हो गई। दिल्ली में तगड़ी बारिश के बाद भी मिंटो ब्रिज के नीचे से ट्रैफिक स्मूथली चलता रहा, मिंटो ब्रिज के नीचे पानी भरा ही नहीं। यह देखकर हर कोई हैरान रह गया। इसके वीडियो बनने लगे जिन्होंने आम आदमी पार्टी के जले पर नमक छिड़क दिया। इसके बाद तो दिल्ली में नई सरकार की पहली बारिश पर ऐसी जबरदस्त सियासी लड़ाई छिड़ गई जिसके बारे में आज आगे आपको बताऊंगा। लेकिन जो हुआ, पहले ट्रेलर तो देखिए। आज लग रहा है मेरे को कि हम 100 साल पीछे के युग में चले गए हैं। दिल्ली में तो हर जगह वाटर लॉगिंग हुई, कितने अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। ऐसा है कि अगर सरकार ईमानदारी से काम करे, मिंटो ब्रिज दिल्ली में जलभराव की समस्या का सबसे बड़ा प्रतीक रहा है। दिल्ली में बारिश हो और मिंटो ब्रिज अंडरपास ना डूबे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। लेकिन इस बार कमाल हो गया। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये मिंटो ब्रिज की ही हैं। दिल्ली में कल इतनी जबरदस्त बरसात हुई लेकिन मिंटो ब्रिज अंडरपास में पानी नहीं भरा। कल बारिश से पूरी दिल्ली में जगह जगह जलभराव से ट्रैफिक जाम हो गया, लेकिन मिंटो ब्रिज के नीचे से गाड़ियां सरपट गुजरती रही। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाता हूं। एक तस्वीर कल की है और दूसरी तस्वीर पिछले साल की। आप देखिए कि पिछले साल मिंटो ब्रिज के नीचे कैसे गाड़ियां डूब गई थी। बस डूब जाती थी भाई, ब्रिज के नीचे से गुजरना मुमकिन नहीं था। और कल इतनी जोरदार बारिश के बाद भी मिंटो ब्रिज के नीचे से गाड़ियां एकदम झमाझम चलती रहीं, कोई जल जमाव नहीं हुआ। मिंटो ब्रिज के वीडियो देखकर आम आदमी पार्टी को झटका तो जरूर लगा, जो उम्मीद लगाकर बैठी थी कि बारिश के पानी से भरे मिंटो ब्रिज की तस्वीरें वायरल करेंगे और बीजेपी की सरकार को घेर लेंगे कि टीम मोदी क्या ही कर रही है। लेकिन यहां तो उल्टा ही हो गया। मिंटो ब्रिज के वीडियो बनाकर दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा कैसे आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं, पहले एक बार देखिए, फिर आपको बताता हूं कि बीजेपी का अभी कौन सा चैलेंज बचा हुआ है। ये मैं आपको मिंटो ब्रिज का लाइव पिक्चर दिखा रहा हूं। बिल्कुल 1 इंच भी पानी नहीं है। ये बिल्कुल मिंटो ब्रिज के नीचे का पिक्चर है, 1 इंच भी पानी नहीं है। ट्रैफिक कितना स्मूथली निकल रहा है और पानी का भाव आपने देखा, पीछे से हम आ रहे थे तो भी पानी का भाव पूरा था। ये होता है कि अगर सरकार ईमानदारी से काम करे, अगर एक काम के पीछे पड़ जाए तो सारे काम हो सकते हैं। ये हमने करके दिखाया। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में कहीं पानी भरा ही नहीं।
लेकिन मिंटो ब्रिज एक आइकॉनिक तस्वीर है। मिंटो ब्रिज की तस्वीर ने यह साबित कर दिया कि टीम मोदी इस मिशन के साथ काम कर रही है कि केजरीवाल जो जो बोलते थे या जो जो नहीं कर पाए वो हम करके दिखा सकते हैं, यह पब्लिक को मैसेज चला जाए। और यह मिंटो ब्रिज की तस्वीर वो मैसेज पब्लिक को दे रही है कि ना बॉस, ये टीम मोदी कर देगी लग रहा है। दिल्ली का मिंटो ब्रिज, जिसे सबसे कुख्यात मॉनसून चोक पॉइंट कहा जाता है, वहां इस बार पानी नहीं भरा, इसलिए आम आदमी पार्टी के नेता मिंटो ब्रिज का नाम तक नहीं ले रहे। लेकिन दिल्ली में दूसरी जगहों पर हुए जलभराव के वीडियो दिखाकर दिल्ली की बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं। प्रवेश वर्मा के वीडियो के जवाब में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने फिरोजशाह रोड पर जलभराव का वीडियो शेयर किया, जहां प्रवेश वर्मा का सरकारी आवास है। एक बार देखिए उन्होंने क्या कहा। देखिए साथियों, कितना बुरा हाल है। ये फिरोजशाह रोड है, कोने वाली कोठी 10 कदम बाद दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और दिल्ली के जल मंत्री की है। पूरा का पूरा ऐसे देखो, वाटर लॉगिंग पूरी भर चुकी है और ये लूटियन जोन है, एनडीएमसी एरिया है। और प्रवेश वर्मा जी का घर 10 कदम दूर है। प्रवेश वर्मा जी, आप तो कहते हो कि दिल्ली में पानी नहीं भरेगा, आपके मुख्यमंत्री कहते हैं पानी नहीं भरेगा। देखिए, एक छोटी सी बारिश हुई है, छोटी सी बारिश में यह हाल हो गया कि चारों तरफ वाटर लॉगिंग है। यानी जिस आम आदमी पार्टी के जमाने में मिंटो ब्रिज के नीचे बस डूब जाती थी, वो गाड़ी के चक्के के थोड़े निचले हिस्से तक पानी आने को कह रही है कि इतना पानी भर गया कि क्या कहा जाए। लेकिन ठीक है, इतना भी नहीं भरना चाहिए। पर यह मिंटो ब्रिज की तस्वीर लोगों को भरोसा दिला रही है कि अगर 4 महीने में, 5 महीने में बीजेपी की सरकार ने यह कर दिया तो अगले साल तक हो सकता है वो भी क्लियर हो। आम आदमी पार्टी मिंटो ब्रिज को इग्नोर कर रही है, लेकिन दिल्ली में जगह जगह जलभराव के वीडियो पोस्ट करके बीजेपी को घेर रही है। भाई, वो विपक्ष में, उनको करना भी चाहिए। जिसे आम आदमी पार्टी के नेता सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, वो वीडियो शाहदरा ब्रिज का है, जिसके नीचे इतना पानी भर गया कि स्कूटी का सिर्फ हैंडल दिख रहा है। रिक्शा का तो हैंडल भी पानी में डूब गया है। लोग कमर तक पानी में डूबकर निकल रहे हैं। जरा एक बार ये तस्वीर भी देखिए। स्कूटरों का हाल देखिए, ये देखिए कितना इसमें आप देख सकते हैं। आहा, ये देखिए कुछ एक अलग सा फील। आहा, ये देखिए क्या बात है। ये हमारे शाहदरा पुल के नीचे का नजारा है, देख सकते हैं आप। ₹50 देकर एक सवारी हम पार कर रहे हैं। आज लग रहा है मेरे को कि हम 100 साल पीछे के युग में चले गए हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में विपक्ष की भूमिका निभा रही है, जो सही भी है। और बीजेपी की नई सरकार को भी देखना होगा कि खाली मिंटो ब्रिज की तस्वीर दिखा के काम नहीं चलेगा। यह सब भी उसी रफ्तार से होना चाहिए जैसे मिंटो ब्रिज के लिए काम हुआ। एक वीडियो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने भी शेयर किया। यह वीडियो शालीमार बाग इलाके का है, जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का विधानसभा क्षेत्र है। इस वीडियो में बारिश का पानी सड़कों पर तेज रफ्तार से बह रहा है। आतिशी ने वीडियो पोस्ट करते हुए तंज किया कि 4 इंजन की बीजेपी सरकार ने दिल्ली को स्विमिंग पूल बना दिया। आम आदमी पार्टी ने आईटीओ की सड़कों पर भरे पानी का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि यह दिल्ली का वो इलाका है जहां पीडब्ल्यूडी का दफ्तर है, और उसके मंत्री प्रवेश वर्मा दावा कर रहे थे कि कितनी भी बारिश हो जाए, लेकिन दिल्ली में कहीं भी जल भराव नहीं होगा। एक और वीडियो देखिए जो पटपड़गंज फ्लाईओवर के नीचे का है, जहां एक कार पानी में डूब गई। इस वीडियो पर आम आदमी पार्टी ने कैप्शन दिया, दिल्ली में जरा सी बारिश और सड़कें बन गई स्विमिंग पूल। बारिश के बाद दिल्ली के मुस्तफाबाद में सड़कों पर इतना पानी भर गया कि बच्चे नाव चलाते दिखे। आप देखिए कि सड़क पर ट्रैफिक भी चल रहा है और बच्चे नाव भी चला रहे हैं। इस वीडियो को रिपोस्ट करके आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी के 4 इंजनों में पानी भर गया है, 4 इंजन फेल हो चुके हैं। ऐसे ऐसे वीडियो जारी करके आम आदमी पार्टी बीजेपी सरकार को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। एक बार सौरभ भारद्वाज को भी सुनिए। मंत्री प्रवेश वर्मा जी ने कहा कि मैंने करीब 400 सस्पेंशन लेटर तैयार कर रखे हैं। जहां पर वाटर लॉगिंग हुई, वहां के जिम्मेदार सीनियर पीडब्ल्यूडी अधिकारी को या दूसरे अधिकारी को सस्पेंड तुरंत किया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि दिल्ली में तो हर जगह वाटर लॉगिंग हुई, कितने अधिकारियों को सस्पेंड किया गया? क्योंकि इनके सस्पेंशन लेटर तो तैयार रखे हुए थे। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी कह रही है कि जो काम आम आदमी पार्टी की सरकार 10 साल में नहीं कर पाई, वो उसने 5 महीने में करके दिखाना शुरू कर दिया है। सीएम रेखा गुप्ता दावा कर रही हैं कि दिल्ली के कई ऐसे इलाकों में पानी नहीं भरा जो जल भराव के लिए बदनाम थे। जो हिस्से रह गए हैं उनको भी जल्द सुधार लिया जाएगा। सुनिए रेखा गुप्ता को। हर बारिश में मिंटो ब्रिज का फोटो छपना अखबार में, ये एक ट्रेंड था। इस बार दिल्ली ने वो नहीं देखा। इस बार आईटीओ स्मूथ चला। इस बार
कुला जैसी जो वो था एरिया था स्मूथ चला। तो ये मेहनत है जो लगातार सरकार कर रही है, इसको और बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे। जहां जहां अभी भी वाटर लॉगिंग्स है, वो ऐसे काम है जो थोड़ा लॉन्ग रन वाले काम है, उनको भी हम ठीक करेंगे और अगली बारिश में और बेहतर स्थिति दिल्ली की होगी। बीजेपी के कई लोगों का कहना है कि हमने शुरुआत में ही करके दिखा दिया है 3-4 महीने में कि बीजेपी क्या कर सकती है, और ऐसे में केजरीवाल की वापसी 5 साल बाद बहुत मुश्किल लगने लगी है। दिल्ली में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा है या नहीं, इस पर पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन इस बार तो सबसे बुरा हाल दिल्ली से सटे गुरुग्राम का है। ये तस्वीरें आप हरियाणा के गुरुग्राम की देख रहे हैं। कुछ घंटों की बारिश के बाद ही गुरुग्राम शहर का पूरा सिस्टम फेल हो गया। ऐसा लगा जैसे बारिश के चलते देश का साइबर सिटी हैंग कर गया। चंद घंटों की बारिश के बाद हाईटेक सिटी का ड्रेनेज सिस्टम जवाब दे गया, जिसके बाद सड़कों पर कमर तक पानी भर गया और जो लोग सड़कों पर थे वो वहीं के वहीं फंसे रह गए। सड़क पर, सर्विस लेन पर, अंडरपास में जहां जहां पानी कब्जा कर सकता था उसने कब्जा लिया भाई। सड़क पर गाड़ियां हैं, लोग भी हैं, लेकिन पानी ने रफ्तार रोक दी। कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। यह हाल उस शहर का है जहां प्रॉपर्टी के रेट सबसे हाई है। इतना पानी भरता है वहां पे, और गुड़गांव में जाइएगा घर लेने, बाप रे बाप, आंख से पानी निकल जाएगा, आंसू गिर जाएगा ये रेट सुन के। दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां आपको गुड़गांव में दिख जाएंगी, सबसे महंगे फ्लैट हैं, लेकिन बारिश गुरुग्राम झेल नहीं पाता, पूरी इमेज उसमें बह जाती है। सड़कों पर इतना पानी भरा है गुरुग्राम के कि लोगों को अपनी गाड़ियों को धक्का मारना पड़ रहा है, बसों को धक्का लगाया जा रहा है, और यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि शहर का ड्रेनेज सिस्टम इतनी जरा सी बारिश के लिए भी तैयार नहीं था। गुरुग्राम इतना हाईटेक है कि जगह जगह फ्लाईओवर बने हुए हैं, लेकिन ये फ्लाईओवर इस बारिश में झरना बन गए। देखिए, फ्लाईओवर के ऊपर से इतनी तेज धार में पानी गिर रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी झरने के नीचे आप खड़े हैं। गुरुग्राम के मार्केट का हाल देख लीजिए। बारिश हुई तो सीवर ओवरफ्लो होने लगा, जिसके बाद सड़कों पर सीवर का पानी और कूड़ा ही कूड़ा नजर आया। लोगों की मजबूरी है कि इस गंदगी में भी बाहर निकलना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। गुरुग्राम में हो रही बारिश कुछ लोगों के लिए काल साबित हो रही है। 2 लोगों की मौत पानी में करंट आने से हो गई। एक ऑटो पानी से भरे गड्ढे में गिर गया, जिससे ऑटो चालक की मौत हो गई। सेक्टर 37 में पानी भरे होने की वजह से एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एयरपोर्ट के सिक्योरिटी स्टाफ की मौत हो गई। लेकिन किसको फर्क पड़ेगा बॉस, ये सिस्टम बन गया है। बारिश आएगी, हम लोग सवाल उठाएंगे, 2-4 लोग सस्पेंड हो जाएंगे, नेता कहेंगे हम अगले साल ठीक कर देंगे। ये गुरुग्राम का हाल हर साल ही होता है। क्या ठीक किए लोग? बरसात के बाद गुरुग्राम से आई सबसे हैरान करने वाली तस्वीर भी देखी। ये जनाब बरसात के पानी में डुबकी लगा रहे हैं। किसी स्विमर की तरह इन्होंने पानी में छलांग लगाया और कुछ दूरी तक तैरते हुए भी दिखे। बरसात के पानी में ऐसा आपने कई बार लोगों को करते देखा होगा, लेकिन गुरुग्राम की तस्वीरें हैरान कर रही हैं। एक और वीडियो देखिए, गुरुग्राम का सेक्टर 22 है ये। बताया जा रहा है कि यहां एक फ्लैट की कीमत करोड़ों में नहीं अरबों में है, यानी 100 करोड़ रुपए के भी पार। सोचिए, जब इस इलाके में ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया, बिल्डर के दावे और सरकार के वादे पानी में बह गए, तो बाकी इलाकों का क्या ही हुआ होगा। पूरी सोसाइटी में घुटनों तक पानी भरा हुआ है, आप देखिए ना। और जिन लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च करके आशियाना खरीदा था, वो पानी में डूबकर अपनी ही बर्बादी का आलम देख रहे हैं। हालांकि अब इन लोगों के पास कोई चारा तो है नहीं, पैसा तो लगा दिए फ्लैट में। जो लोग मुसीबत झेल रहे हैं, परेशान हैं, वो लोग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो देखिए। ये वीडियो गुरुग्राम के सेक्टर 57 का है, जहां करोड़ों के घर के अंदर पानी बेडरूम तक पहुंच गया है। बरसात के पानी ने करोड़ों के घर में लाखों का नुकसान किया है। घर के अंदर और बाहर जाना तक मुश्किल हो गया है। यही हाल पूरे इलाके का है। सड़कें ही नहीं, पूरा का पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। गुरुग्राम पानी पानी है तो हादसे भी हो रहे हैं। देखिए, कुछ देर की बारिश के बाद ही सर्विस लेन की पूरी सड़क धंस गई। बारिश के पानी ने सड़क के बीच में 40 फीट का गड्ढा बना दिया। और बॉस, ये एनसीआर है। गुरुग्राम जो आप देख रहे हैं, ये एनसीआर में आता है। एक ट्रक जाकर पलटा हुआ, आप देखिए क्या हालत हो गई उसकी, और उसमें शराब भरी हुई थी, लेकिन ट्रक नशे में नहीं था। सिस्टम लड़खड़ाया हुआ है। बताया जा रहा है कि जैसे ही ट्रक इस गड्ढे में धंसा, ड्राइवर और क्लीनर ट्रक से कूद गए, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती थी। गुरुग्राम से आई एक और तस्वीर देखिए। लड़के का मोबाइल सड़क पर भरे पानी में गिर गया। बेचारा बैठ के ढूंढ रहा है। घुटनों से कम भरा था पानी, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी उसको मोबाइल नहीं मिला। पानी में हाथ डालकर बेचारा जो है वो अपना मोबाइल टटोलता रहा। जब मोबाइल नहीं मिला तो सड़क के किनारे बैठ के रोने लग गए। ये है सिस्टम का हाल। गुरुग्राम में रहने वाले लोग अब भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि इस मानसून बारिश ना ही हो। पहले मनाते हैं कि भगवान बड़ी गर्मी है, बारिश करा दो। बारिश होती है तो सिस्टम ऐसी हालत कर देता है कि कहते हैं कि भैया बारिश रोक ही दो भगवान। कुछ घंटे की बारिश के बाद लोग कितने परेशान हैं, सुनिए जरा।
इट इज नेम्ड करेक्टली गुड़गांव। जिसने भी नाम रखा है ठीक ही रखा है, गाँव ही है ये। मैं साइबर सिटी से आ रही हूँ, मैं 8:15 बजे निकली थी एंड मैं तब से यहीं हूँ। मैं विजन सिटी पिछले 3 घंटे में फंसा हुआ, मतलब मैं पुराने गुड़गांव से इधर आया हूँ, लेकिन पुराने गुड़गांव में इतनी बुरी हालत है कि गाड़ी कितनी बार रुकी, कितनी बार, और अब अगर यहाँ रुका हूँ, यहाँ पानी भरा हुआ है। यहाँ पे अगर जरा सी बारिश होती है तो पानी बहुत भर जाता है, गाड़ियाँ फंसती है। पाठशाला में अगला चैप्टर जिसमें आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि इधर कावड़ यात्रा शुरू हुई, उधर शिव भक्तों के खिलाफ माहौल बनाने वाला सिस्टम कैसे एक्टिव हो गया। कहीं हंगामा, कहीं थूकने की घटना, तो कहीं नीले ड्रम वाली कावड़। वो तस्वीरें जो हैरान कर देगी। कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और इसी के साथ कावड़ यात्रा के खिलाफ एजेंडा सेटिंग का काम भी शुरू हो गया है। हिंदुओं की कावड़ यात्रा के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। कावड़ यात्रा करोड़ों शिव भक्तों की आस्था की यात्रा है, जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर हरिद्वार से गंगा जल लाते हैं। इस दौरान कहीं कोई घटना हो जाती है तो उसके आधार पर पूरी कावड़ यात्रा को निशाना बनाने का ट्रेंड है। करोड़ों भक्तों वाली कावड़ यात्रा में हंगामा करने की घटनाएं चिटपुटी होती हैं, लेकिन आप देखिए कैसे हंगामा खड़ा किया जाता है कि जैसे सारे कावड़ यात्री जो हैं, सारे कावड़िए जो हैं, वो ऐसी घटना कर रहे हैं। अखिलेश यादव के नेता तो इक्का दुक्का घटनाओं के आधार पर ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे कावड़ यात्री हंगामा ही करने के लिए घर से निकले हों। आप देखिए, सरकार और पुलिस कावड़ियों पर फूल बरसाती है। पुष्प वर्षा से कावड़ियों का हौसला बढ़ जाता है। कावड़ियों को किसी तरह का डर नहीं रहता। फूलों की बारिश होगी तो कावड़िया हंगामा करेंगे ही, ऐसा कह रहे सपा के लोग। इस तरह की बातें करके क्या पूरी कावड़ यात्रा पर ही सवाल नहीं उठाया जा रहा? जबकि करोड़ों शिव भक्त पूरी श्रद्धा के साथ कावड़ यात्रा करते हैं और जो हंगामा भी कुछ कुछ हो गया उसके पीछे वजह होती है, लेकिन अपना नैरेटिव चलाने वालों को इससे मतलब नहीं। वो सीधे कावड़ यात्रा पर हिंदुओं को निशाना पे लेने लगते हैं। कावड़ यात्रा पर राजनीति और नैरेटिव सेटिंग का काम जिस घटना के बाद शुरू हुआ उसके बारे में आपको बताता हूं। हरिद्वार से गंगाजल लेकर कावड़ियों की एक टोली मुजफ्फरनगर पहुंची। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर कावड़िए से एक बाइक की टक्कर हुई। कावड़ियों का आरोप है कि बाइक वाले ने उनके कलश को टक्कर मारी, जिससे वो खंडित हो गया। इसके बाद कावड़ियों ने जमकर हंगामा किया, बाइक को लाठियों से तोड़ दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कावड़ियों को शांत कराया। जिस व्यक्ति पर कलश पर बाइक से टक्कर मारने का आरोप है, पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है। इस तरह से मुजफ्फरनगर में ही कावड़ियों ने एक होटल में जमकर हंगामा कर दिया था। कावड़ियों का आरोप था कि होटल वाले ने उनके खाने में प्याज मिलाया और इसकी जानकारी कावड़ियों को नहीं दी थी, जिससे कावड़ियों ने गुस्से में जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। लेकिन इन घटनाओं के बाद कावड़ यात्रा पर हमले की एक पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा कि कावड़ियों को किसी का डर ही नहीं है। जब सरकार और डीजीपी लेवल का अधिकारी कावड़ियों पर फूल बरसाता है तो ऐसा तो होगा ही, क्योंकि कावड़ियों को लगता है कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एसटी हसन ने यह भी कहा कि पिछले 10 साल से कावड़ यात्रा में तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ गई हैं। सुनिए समाजवादी पार्टी के नेता। कावड़ तो हजारों साल से चलती है और सभी इसका सम्मान भी करते हैं, मुसलमान भी सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि ज़रा सी बात पे जो है वो इतने नाराज़ हो जाएं कि गाड़ियाँ तोड़ दें, टेम्पू तोड़ दें। तोड़फोड़ की तो पिछले 10 साल से हो ही रही है और इससे उनको और एनकरेजमेंट मिलता है कि जब डीजीपी स्तर का बड़ा अधिकारी उनको फूल बरसाएगा तो उन्हें तो ये है ही उनके दिमागों में कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, उन्हें किसी बात का डर भी नहीं है। जो एक दो घटना भी हुई वो नहीं होनी चाहिए। कावड़ियों को भी संयम दिखाना चाहिए। कोई घटना हो गई, पुलिस में शिकायत कीजिए, क्योंकि आपकी एक दो घटना से ऐसा एक पूरा इकोसिस्टम बैठा है जो कैसे सनातनियों पर सवाल खड़ा कर दे, कैसे ये कह दे कि देखिए तो ये सब लोग यही करते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन इस तरह की घटनाओं के आधार पर कांवड़ यात्रा और पुष्प वर्षा पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि कांवड़ यात्रा में हजारों लाखों नहीं करोड़ों शिव भक्त आते हैं और सारे के सारे हंगामा करते हैं। क्या सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करने वाला कांवड़िया एक ही भावना लेकर चलता है कि हरिद्वार से गंगाजल अपने गांव और शहर ले जाकर भोलेनाथ का अभिषेक करना है। आप देखिए, इस बार कांवड़ यात्रा में 5 करोड़ यात्रियों के आने का अनुमान है। 5 करोड़। क्या 5 करोड़ सारे के सारे कांवड़िया हंगामा कर रहे हैं क्या? 2024 में 4 करोड़ 80 लाख कांवड़िए यात्रा में शामिल हुए थे। 2023 में यह संख्या 3 करोड़ और 2022 में 3 करोड़ 80 लाख के करीब थी। क्या ये करोड़ों शिव भक्त हंगामा ही करते हैं? कुछ घटनाओं के आधार पर कांवड़ियों की भक्ति पर सवाल उठाना क्या जायज है?
दूसरी बात यह भी है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कई बार जानबूझकर कांवड़ियों को परेशान करने के आरोप भी लगते रहे। मुजफ्फरनगर में ही घटना हुई है जिसमें एक आदमी ने कांवड़ लेकर आ रही महिला के कलश पर थूक दिया था, जिसके बाद काफी देर तक हंगामा हुआ। कांवड़ लेकर आ रही महिला ने आरोप लगाया कि उसने चेहरा धोने के लिए कांवड़ नीचे रखा, तभी एक लड़के ने उसकी कांवड़ पर थूककर उसे खंडित कर दिया। हालांकि कांवड़ियों ने कोई तोड़फोड़ नहीं की, लेकिन काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम उस्मान है। जिस महिला की कांवड़ खंडित हुई थी उसके लिए हरिद्वार से नई कांवड़ में गंगा जल मंगाया गया। सुनिए पुलिस ने क्या बताया। महिला कांवड़िया द्वारा अपनी कांवड़ रख के विश्राम किया जा रहा था। उसी दौरान एक व्यक्ति द्वारा वहां पे उस कांवड़ को थूक कर उसको खंडित करने की घटना पुलिस के संज्ञान में आई थी। पुलिस ने इस मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम उस्मान पुत्र घसीटा निवासी फुरकाजी है। अब आप बताइए, कई बार वजह भी लोग नहीं देखते कि कहीं हंगामा हुआ बस कह दो कि अरे सब कांवड़िए सही हैं, ये तो ऐसे ही हैं। कांवड़ पर थूक कर उसे खंडित करने वाली घटना पर एसटी हसन कुछ नहीं बोलेंगे। कांवड़ियों का हंगामा गलत है, कोई नहीं कह रहा कि हाँ हंगामा सही कर रहा है, लेकिन इस तरह की घटनाएं भी तो गलत है। कांवड़ियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो हंगामा उत्पात ना करें। अगर कोई दिक्कत है तो पुलिस प्रशासन को बताएं। कानून को अपने हाथ में लेने के बजाय कानून की मदद करें और उसका सम्मान करें। कांवड़ियों के लिए ही सरकार ने यह सारी तैयारी भी की है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, पुलिस की तैनाती है। पूरे कांवड़ रूट पर चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के मेन पॉइंट शिव चौक पर क्या व्यवस्था है, देखिए आप। शिव चौक को लेकर यह भी है कि बिल्कुल सामने ही जो है वो पुलिस सहायता केंद्र है, जहां पर खास तौर पर मॉनिटरिंग रूम बनाया गया है। और अगर आप खास ख्याल भी रखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो पुलिस है वो यहाँ हर एक चप्पे चप्पे पर मौजूद है। मॉनिटरिंग रूम से लगातार सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटर किया जा रहा है हर रास्ते को, जिससे कि किसी भी तरीके के असामाजिक तत्व द्वारा कांवड़ यात्रा के अंदर किसी भी तरीके का खेद ना आए, भंग ना हो। और इसीलिए हर इलाके में अगर आप देखेंगे चारों तरफ भीड़ भी है काफी बड़े पैमाने पर, लेकिन लोग स्वागत को तैयार रहते हैं। आप देखते चलेंगे कि यहाँ पर कांवड़ यात्रा को लेकर, विशाल कलश यात्रा को लेकर जो पूरा इलाका है उसे सुसज्जित तरीके से सजाया गया है। कांवड़ यात्रा के लिए योगी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। आपको बताता हूं कि कांवड़ यात्रा के लिए किस लेवल की तैयारियां की गई। कांवड़ रूट पर 29,454 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, 395 ड्रोन से यात्रा की निगरानी होगी, 1,845 जल सेवा केंद्र, 829 चिकित्सा शिविर बनाए गए, 1,222 पुलिस सहायता केंद्र भी बनाए गए, 587 गजेटेड अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, 2,040 इंस्पेक्टर और 13,520 सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगी, 39,965 हेड कांस्टेबल की भी ड्यूटी लगाई गई, 50 कंपनी केंद्रीय पुलिस बल की भी तैनात की गई है। इतनी भारी भरकम व्यवस्था कांवड़ यात्रा के लिए की गई है जिससे यात्रा के दौरान कहीं कोई परेशानी ना हो। कांवड़ रूट पर भारी वाहनों के चलने पर रोक लगा दी गई है जिससे कोई हादसा ना हो। आप ये भी देखिए कि कांवड़ यात्रा के दौरान खान पान की शुद्धता बनी रहे, इसके लिए भी सरकार काम कर रही है। कांवड़ रूट पर होटल्स और ढाबों पर फीडबैक फॉर्म चिपकाए जा रहे हैं जिसमें होटल मालिक का नाम, मोबाइल नंबर और दुकान का नाम सब लिखा है। नाम और पहचान छुपाकर ढाबे होटल चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा कांवड़ रूट पर पड़ने वाली नॉनवेज दुकानों और होटलों को भी बंद कर दिया गया है। ये तस्वीरें मेरठ की हैं जहां कांवड़ रूट की नॉनवेज दुकानों और होटल्स को कांवड़ यात्रा पूरी होने तक के लिए बंद कर दिया गया है। करीब 50 नॉनवेज होटल्स को उनके मालिकों ने खुद ही बंद कर दिया। इन होटल्स के मालिक खुद सरकार के इस फैसले को सही बता रहे हैं। एक बार उनको भी सुनिए। कांवड़ यात्रा की वजह से हर साल बंद होते हैं, और जैसा हमें आदेश आया बंद करने का, हमने अपना पूरा सहयोग किया, जो बंद कर दिए। क्या खाली मुस्लिम भाइयों के होटल नहीं है थापुर रोड पे, हिंदू भाई के भी होटल है जो नॉनवेज बेचते हैं, उनका भी सहयोग है, हमारा भी सहयोग है। एक ये रोजाना का तो काम है नहीं, ये तो साल में एक त्योहार आता है और उसे उत्सव मनाने का मौका मिल रहा है उन्हें, तो दूसरे समुदाय को भी ये फर्ज चाहिए उसका साथ दे, उसका सहयोग करे। कांवड़ यात्रा पर राजनीति और उसकी तैयारियों से बेखबर कांवड़िए अपनी यात्रा पर निकल रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसी ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं जिनकी बड़ी चर्चा हो रही है। जैसे इस कांवड़िए को देखिए जो नीले रंग के ड्रम में गंगा जल लेकर जा रहा है। मेरठ के मुस्कान कांड के बाद नीले ड्रम वैसे ही सुर्खियों में, अब कांवड़ यात्रा में भी नीले ड्रम की चर्चा हो रही है। गाजियाबाद का एक कांवड़िया नीले ड्रम में 121 लीटर गंगा जल भरकर ले जा रहा है। इस कांवड़िए ने नीला ड्रम ले जाने पर कहा कि कलश बहुत महंगे मिल रहे थे, नीला ड्रम सस्ता था, तो उसी में गंगा जल भर लिया। कांवड़ यात्रा का सबसे मुख्य स्थान है हरिद्वार। सारे कांवड़िए हरिद्वार से ही गंगा जल लेकर अपने अपने घर वापस आते हैं। हरिद्वार में कांवड़ियों को परेशानी ना हो इसके लिए धामी सरकार भी एक्टिव है।
पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि हरिद्वार में पाखंडियों और ढोंगियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसका नाम ऑपरेशन काल नेमी रखा गया है। सनातन के साथ खिलवाड़ करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। ऑपरेशन काल नेमी के तहत साधु संत का भेष बनाकर लोगों को ठगने वालों पर एक्शन होगा। यानी कावड़ यात्रियों को, कावड़ियों को कोई दिक्कत ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन कावड़िए भी ध्यान रखें कि आस्था के काम में आप जा रहे हैं, पूजा पाठ करने जा रहे हैं, कोई घटना भी हो जाती है तो पुलिस प्रशासन का सहयोग लीजिए, शिकायत कीजिए, खुद मारपीट मत कीजिए, वरना यहां सनातन को, हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए पूरा इकोसिस्टम बैठा है बॉस। खैर, पाठशाला में अब अगला चैप्टर। पीएम मोदी पाकिस्तान, चीन और तुर्की का इलाज कराए। उधर मुनीर ने तख्ता पलट कर भी दिया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से और ब्रह्मोस के काम से घबराए पाकिस्तान के लिए मोदी प्रोजेक्ट विष्णु ले आए हैं। ये क्या है, इसके बारे में बताऊंगा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे से लौटे, उधर पाकिस्तान में फिर से हड़कंप मच गया। वहां पर मीटिंग होने लगी है। चीन और तुर्की को भी पाकिस्तान ने मीटिंग के लिए बुला लिया। नरेंद्र मोदी ने विदेश दौरे में पाकिस्तान, चीन, तुर्की तीनों का एक साथ इलाज करके वापस लौटने का काम किया। अब तीनों ये सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से उन्हें निपटा रहे हैं उसमें वो मोदी से बचें कैसे, और इसके लिए फर्जी फील्ड मार्शल मुनीर को और ताकत दी जा रही है। असीम मुनीर के बारे में हमने कल आपको बताया था कि वो तख्ता पलट करने वाला ही है। असीम मुनीर के बारे में खबरें हैं कि वो जरदारी को हटाकर किसी भी वक्त पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनने जा रहा है। असीम मुनीर ने राष्ट्रपति वाली पावर एक तरह से ले भी ली है भाई, क्योंकि आप देखिए कि ट्रंप के साथ लंच करना हो तो मुनीर जाता है, तुर्की जाना हो तो मुनीर जाता है, ईरान जाना हो तो मुनीर जाता है, और अब तो मुनीर श्रीलंका जा रहा है। यानी पाकिस्तान का राष्ट्रपति घर पे बैठा है और उनका सेना प्रमुख घूम रहा है दुनिया में, और वहां श्रीलंका में क्या करने वाला है सुनिएगा तो हैरान रह जाएगा। मुनीर ही पाकिस्तान का सर्वे सर्वा बन चुका बॉस, अनऑफिशियली। यहां लोग पाकिस्तान में तख्ता पलट की बातें करते रह गए, मुनीर ने एक तरीके से इंटरनली तख्ता पलट कर दिया। कल ही पाठशाला में हमने आपको बताया था कि किस तरह असीम मुनीर ने पाकिस्तान में तख्ता पलट करके आतंकियों की सरकार बनाने का पूरा प्लान फाइनल कर दिया। हालांकि अभी तक पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ नहीं है ऑफिशियली, लेकिन असीम मुनीर तो अभी से पूरे राष्ट्रपति टाइप बिहेव कर रहा है भाई। जो काम पाकिस्तान के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को करना चाहिए, इन दिनों वो सारे काम असीम मुनीर कर रहा है भाई। अमेरिका का दौरा हो, राष्ट्रपति के साथ लंच हो, अब असीम मुनीर श्रीलंका जा रहा है और पूरे शाही तामझाम के साथ। और ये किसी से छुपा नहीं है कि पाकिस्तान कंगाल होने की कगार पर खड़ा है, विदेशी कर्ज पर उसके खर्चे चल रहे हैं, लेकिन असीम मुनीर अलग ही दुनिया में जी रहा है। आप देखिए असीम मुनीर के श्रीलंका दौरे के लिए क्या क्या शाही इंतजाम किए गए। असीम मुनीर की श्रीलंका यात्रा किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह प्लान की गई है। 20 जुलाई को असीम मुनीर स्पेशल प्लेन से श्रीलंका जाएगा। श्रीलंका पहुंचने पर मुनीर का सेरेमोनियल बाइक एस्कॉर्ट के साथ स्वागत होगा। 3 दिन की यात्रा में असीम मुनीर हेलीकॉप्टर से आलीशान जगहों की सैर करेगा। मुनीर हेलीकॉप्टर पर श्रीलंका के मशहूर सिगिरिया रॉक किले और एडम्स पीक के ऊपर भी उड़ान भरेगा। यानी मुनीर इस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे पाकिस्तान का राष्ट्रपति वहां गया हो या जा रहा हो। मुनीर ऐसे समय में विदेशी दौरे कर रहा है जब पाकिस्तान ने अपने कैबिनेट मंत्रियों की विदेश यात्राओं और आलीशान होटल्स में ठहरने पर बैन लगाया हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान सरकार का आदेश सेना पर लागू नहीं होता, या फिर मुनीर ऑलरेडी इस तख्ता पलट कर चुका और वो अपने हिसाब से चीजें कर रहा है, कोई उसको बोलने वाला नहीं है। पाकिस्तान में असीम मुनीर पहले से ही ताकतवर था, अब उसे ताकत के और इंजेक्शन दिए जा रहे हैं क्योंकि उसे नरेंद्र मोदी की मार खाने से भी बचना है। नरेंद्र मोदी आज ही विदेश से लौट कर आए हैं और विदेश में पीएम मोदी ने इस बार पाकिस्तान का ही नहीं, पाकिस्तान के सारे दोस्तों का अच्छे से इलाज किया। नरेंद्र मोदी को विदेश में भर भर के अवार्ड मिले, उनका सम्मान हुआ। चीन जैसे दुश्मनों के लिए बड़ा झटका है ये, क्योंकि जिन देशों से पीएम मोदी को सम्मान मिला वो एक वक्त चीन को सलाम ठोकते थे, लेकिन आज की डेट में नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत का जलवा मान रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने विदेश दौरे में जिस तरह से चीन, पाकिस्तान, तुर्की को निपटाया, उससे इन तीनों देशों में हड़कंप मच गया। इसलिए अब ये तीनों देश मिलकर नई खिचड़ी पकाने में जुट गए। पहले चीन की एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल वांग गैंग ने पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचने का काम किया। वांग की अगुवाई में चीन के रक्षा प्रतिनिधि मंडल ने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी एयरफोर्स के हेडक्वार्टर में पाक एयरफोर्स के चीफ जहीर अहमद के साथ लंबी बैठक की और कल तुर्की के विदेश मंत्री ऑफिशियल विजिट पर इस्लामाबाद पहुंचे। पाकिस्तान, चीन और तुर्की मिलकर नया प्लान बनाने में जुट गए। ऐसा लग रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 लॉन्च कर दिया तो पाकिस्तान को मार खाने से बचाना कैसे। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल ने जिस तरह पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचाई, उससे पाकिस्तान और चीन भी कांप रहे हैं। लेकिन अब भारत के प्रोजेक्ट विष्णु से भारत के दुश्मनों की नींद उड़ जाएगी।
यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके तहत भारत ऐसी स्वदेशी मिसाइल बनाने जा रहा है जो ब्रह्मोस से भी कई गुना खतरनाक है। और इसकी खूबियों को जानने के बाद पाकिस्तान जो अभी ऑलरेडी बाप बाप कर रहा है, सोचिए उसका क्या होगा। क्योंकि इस ऑपरेशन विष्णु या प्रोजेक्ट विष्णु के पूरा होने के बाद भारत की मिसाइल पावर नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। प्रोजेक्ट विष्णु पर भारतीय सेना के लिए हथियार तैयार करने वाला संगठन DRDO तेजी से काम भी कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत 12 अलग अलग तरह की हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाई जा रही हैं। ये मिसाइलें इतनी तेज होंगी कि पूरे एशिया में पावर बैलेंस चेंज करने का दम रखेंगी। DRDO जल्दी ही ETLD-HCM यानी एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट शुरू करने वाला है। इन मिसाइल्स की रफ्तार मैक 8 यानी करीब 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी 1 सेकंड में 3 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करेगी। 1 सेकंड में 3 किलोमीटर से ज्यादा। इसकी मदद से पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को कुछ ही मिनट में टारगेट किया जा सकता है। इतनी तेज गति के कारण दुश्मन के रडार इसे पकड़ ही नहीं पाएंगे। इसकी रेंज करीब 2,000 किलोमीटर होगी, यानी ये पूरे पाकिस्तान और चीन के बड़े हिस्से को टारगेट कर सकेगी। इन मिसाइल में एडवांस नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम होगा, जिसकी मदद से मिसाइल को लॉन्च करने के बाद भी बीच रास्ते में इसका टारगेट बदला जा सकेगा। खास बात यह है कि इन मिसाइल को कहीं से भी, यानी मोबाइल लॉन्चर, एयरक्राफ्ट या फिर नेवी के वॉरशिप से भी दागा जा सकता है। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत सिर्फ हमला करने वाली ही नहीं बल्कि इंटरसेप्टर मिसाइलें भी बनाई जाएंगी जो दुश्मन की क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल को रास्ते में ही नष्ट कर देगी। इतनी घातक मिसाइलें तैयार करके भारत, अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की कतार में खड़ा हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान को जिससे मीटिंग है करनी है कर ले, मुनीर को जितना राष्ट्रपति जैसा नौटंकी करना है कर ले। भारत भैया तैयारी कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर